सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सिंध हुकूमत के वज़रा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो उनकी कोशिश ये है कि सिंध को अकार्ड के हिसाब से पानी नहीं मिले। अगर सिंध में पानी पहुंचेगा नहीं तो हम इस काबिल होंगे नहीं कि आपको पानी दे सके। और बलूचिस्तान के मेंबर साहब ने जो रवैया अख्तियार किया हुआ है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। 1991 में पाकिस्तान के लीडरान ने बैठ के ये डिटरमिन किया था कि हमारे पास 114 ml पानी अवेलेबल होगा और वो 114 ml पानी हम इस तरह से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन वो 114 ml पानी जो 1991 के अकार्ड में दिया गया है वो पानी हमें आ नहीं रहा। किस्सा कह रहा है कि पानी 114 नहीं आ रहा। पानी कभी 102 आ जाता है, कभी 103 आ जाता है, कभी 104 आ जाता है, पानी पूरा नहीं आ रहा। अब जब पानी पूरा शार्टेज आ रही है तो शार्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी तरीक़ाकार इस अकार्ड में दिया हुआ है। उसमें इस रबी के सीज़न में जब हम गंदम लगाते हैं उस सीज़न में ये कह रहे हैं कि आपको शार्टेज होगी 28%। हम कहते हैं 28% शार्टेज आप इस एक्ट के हिसाब से, इस मुआहदे के हिसाब से बराबरी की बुनियाद पर तकसीम करें, वो नहीं कर रहे। अब आ जाए अल्टरनेट के ऊपर। अल्टरनेट ये है कि पानी की हमारे पास इतनी बचत है ही नहीं, जो हमारी ज़रूरत है उससे भी कम पानी आ रहा है। आप जो इशारा कर रहे हैं स्टोरेज की तरफ कर रहे हैं कि भाई आपके पास एक जग पड़ा हुआ है, वो जग ही पूरा नहीं कर पा रहे तो आप दूसरा जग खरीदने की बात कर रहे हैं। दूसरी, पानी की कंजर्वेशन दुनिया में लाइनिंग के थ्रू होती है। दुनिया में पानी की जो कंजर्वेशन आपके पास जदीद जो अल्टरनेट एग्रीकल्चर के बीज से उसके थ्रू होती है। ड्रिप इरिगेशन पे जा रहे हैं, पूरी दुनिया ड्रिप इरिगेशन के ऊपर जा रही है, लाइनिंग के ऊपर जा रही है, स्प्रिंकल्स के ऊपर जा रही है। यहाँ पे तो इस तरह का जो भी डेवलपमेंट, मैं आपको बताऊं कि सिंध को सबसे बड़ा जो नुकसान दिया गया, अगर आप तारीख उठा के देख लेंगे कि इंडस बेसिन ट्रीटी में सबसे ज्यादा नुकसान सिंध को दिया गया। उस पैसों से जो डेवलपमेंट उस वक्त हुई वो सिंध में एक भी बैराज नहीं बना। सिंध में जो बैराजेस बने हुए थे वो 1960 तक बने थे। उसके बाद जो भी पैसे आए, डेवलपमेंट हुई, कंजर्वेशन हुई, लाइनिंग हुई, वो सिंध में नहीं हुई। तो मेरा कहने का मकसद है कि कंजर्वेशन कर सकते हैं। इस वक्त जो हमारे पास एक जग है वो ही भर नहीं पा रहे। वही आप कह रहे हैं कि 1991 से लेके अब तक 114 ml पानी आया ही नहीं। इस वजह से पानी की शॉर्टेज है। किसी 10 साल के बाद, 30 साल के बाद एक फ्लड आता है। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जो लास्ट टाइम फ्लड 2010 में आया है वो कोई 40 साल के बाद फ्लड आया इस लेवल का। तो इस वक्त हमें जरूरत है कि पानी कंजर्व करें, हमारे पास है। आप मुझे बता दें कि सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गाज डैम स्टार्ट किया था 2012 में, आज तक फेडरल गवर्नमेंट इसको कंप्लीट नहीं कर रही। आज तक 10 साल हो गए, आज भी गाज डैम का पानी हमारा हम सेव कर सकते थे, नहीं कर सके। तो फेडरल गवर्नमेंट का एक मंसूबा पीएसटीबी में दिखा दें कि लाइनिंग के ऊपर, सिंध के डैम्स के ऊपर उन्होंने नया मंसूबा रखा हो। अच्छा सही, एक सेकंड करके जरा जी साहब, सवाल ये है, अभी आपने कहा कि अनवर मंसूर साहब ने पॉइंटेशन किया था कि सिंध के साथ नाइंसाफी हुई है 91 रिकॉर्ड के मुताबिक। तो ये वाला मैटर आप फेडरल गवर्नमेंट मतलब पीपल्स पार्टी सेनेट में और नेशनल असेंबली में क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे हैं और इस इशू को आप कोर्ट में क्यों नहीं लेके जाते? देखें, हर फोरम के ऊपर आपका लोअर हाउस हो, अपर हाउस हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने उसके ऊपर एहतजाज किया। उसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी में नवाब यूसुफ तालपुर साहब ने ये पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। अब आ जाए कि अगर हम एग्री होते हैं, हम मुतासिर होते हैं इर्सा के रवैये से, तो हमारे पास प्रॉपर फोरम है सीसीआई, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है हमारे पास सीसीआई, उसमें हम लेके गए। अच्छा, नई बात सीसीआई में हो गई है। सीसीआई ने यह करा है कि एक नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई 2018 के एंड में, मेरे ख्याल है उसमें नेशनल वाटर काउंसिल दे दी है। अच्छा, नेशनल वाटर काउंसिल की कंपोजिशन क्या है? नेशनल वाटर काउंसिल की कंपोजिशन में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के साथ एक प्रोविंशियल मिनिस्टर, और यही कंपोजिशन सीसीआई की है। तो अब क्या उन्होंने करा है कि जो भी मसला पानी से रिलेटेड होता है वो नेशनल वाटर काउंसिल में भेज देते हैं। हम गए सीसीआई में
अपने दुख का दरमान लेने के लिए, भाई आप हमें 1200 क्यूसेक कराची का पानी जो हमें K4 के लिए देना है, वो पानी आप हमें दें। उन्होंने वो उठा के नेशनल वाटर काउंसिल में भेज दिया। पानी देने की बजाय कभी सिंध की जो जाती है वहां पे हम अपना दुखड़ा लेके जाते हैं, कभी अटॉर्नी जनरल के पास भेज देते हैं। अब एक नया अदारा बना दिया नेशनल वाटर काउंसिल। नेशनल वाटर काउंसिल को जो TORs में उन्होंने पावर दिए हैं वो CCI वाले दिए हैं। देखिए CCI कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नेशनल वाटर काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। उसमें आप ये तो कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, लेकिन जो बाइंडिंग होगी CCI के फैसले की होगी। तो ये एक हमारे साथ ज्यादती की जा रही है हर फोरम के ऊपर। पानी कम आने की वजह से आप कह रहे हैं गंदम की फसल मुतासर होगी, कितने लाख एकड़ फसल जो है वो मुतासर होगी, और ये काश्त न होने की वजह से आप समझते हैं कि आटा बोरान भी पैदा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त गंदम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। देखें, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। पीपल्स पार्टी की दौर में 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत संभाली थी, उस वक्त गंदम हम इंपोर्ट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज की वजह से गंदम हमारे पास वाफिर मिकदार में पैदा हो गई और हमने इंपोर्ट करना बंद कर दी थी। यही पॉलिसीज हैं कि भाई आज आप कह रहे हैं कि पानी की शॉर्टेज 28% है, हालांकि उसके ऊपर सिंध को बड़ा एतराज है डिटर्मिनेशन के ऊपर, शॉर्टेज डिटर्मिनेशन के ऊपर। एक ये गोरख धंधा है जो ये कर रहे हैं, ये इस तरह शॉर्टेजेस नहीं है। ईस्टर्न रिवर्स का पानी आता है वो काउंट नहीं करते। ईस्टर्न रिवर्स वो है जो अयूब खान ने भेज दी थी, लेकिन वहां पे जब इंडिया से पानी आता है वो काउंट नहीं करते। ये पानी करते हैं 6 रिमिल स्टेशन के ऊपर काउंट, ये बहुत बड़ी बेस है, उसमें नहीं जाते। लेकिन इस वक्त वो कह रहे हैं कि 28% शॉर्टेज सिंध का ले, हम कहते हैं वो सब शॉर्टेज ले लें एक्ट के हिसाब से। अब वो जो 2 MF पानी इस दफा सिर्फ जो वो खुद कह रहे हैं कि सिंध को कम देंगे शॉर्टेजेस के हिसाब से, वैसे तो हमारा पानी रबी का है 14.82 MF, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस वक्त आपको पानी हम देंगे 10.36। कि भाई आप तकरीबन 4 MF 4.5 MF पानी कम दे रहे हैं। तरबेला की जो स्टोरेज है वो है 5 MF, मतलब तरबेला जितना पानी आप हमें कम दे रहे हैं। तरबेला की जो स्टोरेज कैपेसिटी है 5 MF है, तो 1 MF। सूबाई वज़रा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, सिर्फ फैसलाबाद देखें तो जो आपके गिले थे कि समुद्री रोड भी टूटा हुआ है, चिन्योट रोड भी टूटा, और ये अब से नहीं टूटा हुआ। आपका अपना गांव, आपके अपने गांव की सड़क मेरे ख्याल पिछले 15-18 साल से नहीं बनी थी। समुद्री रोड का भी यही हाल है, चिन्योट रोड का भी यही हाल है, सरगोदा रोड का भी, अपना शेखुपुरा रोड का भी यही हाल है, ये जंग रोड का भी यही हाल है। 13 अरब की लागत से अब वो तमाम रोड बन रहे हैं, क्योंकि अब हुकूमत के पास पैसा आया है, अब वो गरीब आदमी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उससे लंदन में कोई अपार्टमेंट नहीं बनेंगे। उसके साथ साथ आपको पता है कि किसान के लिए आसानी हुई है। जो गांव में यहां बंदा बैठा उसको पता है कि किसान के लिए आसानी हुई है। हुण तुहानू चौधरी शुगर मिल या रमजान शुगर मिल दे फेरे नहीं पाने पैंदे पैसे लैण लई, तुहानू पैसे घर लभे ने। इस बारी किसान के लिए बेहतरी हुई है। एक तबका जो है उस पर मुश्किल आई है, और वो है तनख्वाह पेशा तबका। वो सरकारी तनख्वाह पे है या कहीं प्राइवेट काम कर रहा है, उसके ऊपर महंगाई का असर हुआ है। लेकिन आपने महंगाई को ये भी देखना है कि अगर पूरी दुनिया में खाने का घी जो है, तेल है, वो 90% महंगा हुआ और हम बाहर से खरीदते हैं तो उसने महंगा होना है। यहाँ पेट्रोल है, अगर पूरी, कल भुट्टो साहब की मरहूम की तकरीर चल रही थी, वो आज से कई दहाइयां पहले कह रहे थे कि पेट्रोल मैंने महंगा नहीं किया, बाहर हुआ है तो आपके भी हो गया है। तो वही बात आज भी है, पेट्रोल यहां तो होता नहीं है। तो पेट्रोल जो बाहर महंगा हुआ है वही पेट्रोल यहां पर, लेकिन हुकूमत ने अपने रेट्स कम कर दिए। लेकिन यहां एक बात बता दूं मैं आपको कि नून लीग की हुकूमत में पेट्रोल बहुत सस्ता रहा, उनकी अच्छी किस्मत थी, अच्छी बात है, पाकिस्तान की अच्छी किस्मत थी, लेकिन उसका फायदा अवाम को नहीं दिया। 32 अरब डॉलर उन्होंने बचाया पेट्रोल की कीमतों पे। कैसे?
बाहर पेट्रोल सस्ता था, लेकिन आपने वही 70, 75, 78, 80 रुपए डलवाया, आपको पास नहीं किया। 32 अरब डॉलर उसमें से इन्होंने बचाया, उसमें से काफी सारा पैसा इन्होंने लगाया डॉलर की कीमत मुस्तहकम करने में, ताकि डॉलर नीचे रहे जाली तरीके से, और बाकी खा पी गए, लूट के बाहर ले गए। आज की हुकूमत आपसे टैक्स नहीं ले रही पेट्रोल के ऊपर। ये 30 रुपए टैक्स होता था जो आज 5 रुपए है। सारा बाहर तेल महंगा है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश की है कि आप तक पास ऑन ना करें। लेकिन जब हुकूमत के पास वो कैपेसिटी कम हो जाती है तो फिर करना पड़ता है। आपको भी पता है कि जो गांव के मुश्तरका काम है उसमें सबको हिस्सा डालना पड़ता है, ऐसे मुल्क के भी मुश्तरका काम होते हैं। दूसरी बात, कल से एक बात चल रही टेलीविजन पे, मैं मीडिया के तवज्जुह से वो बताता चलूं। ये बात की गई, मेरे से एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के घर का एड्रेस जो है वो 2 ज़मान पार्क है, और मेरे से ये पूछा गया कि क्या उन्होंने बाहर कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है और फलां शख्स के नाम पे करवाई हुई है। तो उस जर्नलिस्ट को मैंने क्लियर कर दिया, और वही बात मैं अब मीडिया के थ्रू जो मैंने उनको बताई वो बता दूं कि ज़मान पार्क एक ऐसी कॉलोनी है जिसको 2 तरफ से रास्ता है, एक नहर की तरफ से कैनाल रोड से और एक सुंदर की तरफ से। जो नहर की तरफ से रोड है वहां भी 1, 2, 3, 4, 5 घरों के नंबर हैं, और जो सुंदर की तरफ से है उधर से भी 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं। हमारे बहुत सारे सहाफियों को ये लगा कि शायद ये एक ही घर है, या शायद ये एक प्लॉट है जिसके 2 हिस्से हैं, या शायद ऐसा प्लॉट है जिसके उस तरफ सुंदर है और इस तरफ कनाल है और ये पीछे से जुड़े हुए हैं शायद आपस में। मैं मुबशर लुकमान साहब को सुन रहा था, मेरा ख्याल आज उन्होंने बाहर जाने की हिम्मत नहीं फरमाई, वरना पास ही था ज़मान पार्क। रात मेरी इरशाद आरफ साहब से बात हुई थी, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी ही थी। तो मैं ये वाजे कर दूं कि ये 2 डिफरेंट एंट्रेंस के ऊपर 2 ज़मान पार्क एड्रेसेस हैं, मीन 2 घरों का एक ही एड्रेस है, और ये दोनों घर एक दूसरे से कमो बेश आधे से पौना किलोमीटर दूर हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ना ये कभी इकट्ठे थे, ना ये कभी आगे पीछे थे, ना ये कभी उस तरफ और इस तरफ थे कि एक उस तरफ रोड के और एक उस तरफ। ये एक दूसरे से कोई आधा से पौना किलोमीटर दूर हैं, और जिन साहब के नाम के ऊपर ये कंपनीज हैं वो अपने कारोबार का खुद जवाब देंगे। ना प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी कभी मुलाकात हुई है, किसी शादी में हो गई हो, तकरीब में हो गई हो तो पता नहीं, लेकिन डायरेक्टली ना प्राइम मिनिस्टर साहब जाती तौर पर उनको डायरेक्टली जानते हैं, ना उनके वालिद साहब के साथ उनकी कोई डायरेक्टली मुलाकात ऐसी हुई है, ना वो उनके घर पे ठहरे हैं या रहाइश पजीर रहे हैं। तो ये गलत फहमी जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो दूर कर लें। मुल्क में एक ही लोग हैं जो बाहर कंपनियां बनाते हैं और फिर कहते हैं लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मुल्क में एक ही लोग हैं जो ऐसा प्लाजा जिसमें टोटल मंजिलें 5 होती हैं, उसमें 11वीं मंजिल भी खरीद के बेच देते हैं। मुल्क में एक ही टब्बर है जो कहता है कि बाप ने पैसा कमाया था, ऊंटों पे रख के कतर से हमने लंदन पहुंचा दिया। मुल्क में एक ही टब्बर है जिनके ड्राइवर, माली, साडा इतने जेदा चौकीदार है, मैं तेरे अकाउंट अजे तक कुछ नहीं पाया। उस हिसाब नाल ते हुण जेदे नूं भी कोई 1 अरब लभ जाना चाहिए सी। सो मुल्क में वो एक ही टब्बर है शहबाज शरीफ साहब का, जिनके चौकीदार को, माली को, ड्राइवर को पता नहीं केड़ी भूआ है, केड़ी फुफी है, मैं पुछदा फिरदा है कि जिन्हें अरब 1.5, 2 अरब इनके अकाउंट्स में डाले। अब वो क्या करते हैं, अपना जुर्म छुपाने के लिए इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों एक चैनल से झूठी खबर लगवाई कि नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया है। तो 751 होती है ना, पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता, लेकिन अगर किसी ने कानून की तालीम हासिल करनी है तो उसे इस गांव में रहना चाहिए। अब तो जरा मामला ठंडा हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि जब मरहूम राणा मोहम्मद हुसैन साहब और हमारे गांव के दूसरे बुजुर्गान होते थे तो किस तरह वकालत के ऊपर सबा साहब सामने बैठे ने, हस रहे ने मेरी इस गल दे उत्ते, ते किस तरह हमारे गांव में कानून की पेचीदगियों के ऊपर हमारे शफी हजाम साहब मरहूम, उनकी बैठक में या दूसरी जगहों पर किस तरह गुफ्तो शनीद होती थी।
तो इसलिए ये वो लोग हैं जो ये कार्रवाई करते हैं कि पहले का एक मजिस्ट्रेट ने अकाउंट इनकी एक ट्रांजैक्शन जो मशकूक लगी उसको फ्रीज किया और फिर अनफ्रीज कर दिया, और इधर गले फट गए उनके कि जी बाइज्जत बरी कर दिया। कौन सी इज्जत जिसके साथ आपको बरी कर दिया? अगर आपकी होती तो आप पहले डिस्क्वालीफाई होते, आपको पहले अदालतें चोर डाकू लुटेरे कहती, तो इज्जत तो आपने बहुत देर पहले छोड़ दी थी सियासत में। अब तो आपने लूटमार की और आपके टब्बर का कोई एक बंदा नहीं बचा जिसने नहीं की, बल्कि आपके मुलाजमीन भी नहीं बचे बेचारे। एक वो पत्तोकी से हमारी बरादरी का गिल साहब हैं, उन्होंने भी वहां बड़े फार्म हाउस बनाए हुए, इनके वो नॉर्मल से मुलाजिम थे, तो वो उन्होंने भी वहां पे दबा के लूटमार की, क्योंकि वो जाली कंपनियां इनके नाम पे बना के वजीर आला ऑफिस में बैठ के जाली कंपनियों के ऊपर वो भी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। तो ये एक पूरे का पूरा माफिया है, और अब ये कोशिश कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर के नाम के साथ अटैच करें कि कोई उन्होंने बाहर कंपनी बनाई हुई है। मैं आपको एक बात वाजे कर दूं मीडिया के ऊपर पूरे पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, ना वो इनकी तरह के काम करते हैं, ना ऐसे काम करने वाले को छोड़ते हैं। रही बात अगर किसी और की है, मेरी है या किसी और की कंपनी है, उसका जवाब मुझे देना पड़ना है। प्राइम मिनिस्टर साहब पे उसका वजन नहीं है, हर एक ने अपनी कब्र में खुद जाना है। ये प्राइम मिनिस्टर की औलाद नहीं है सारा मुल्क, अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी परवरिश उन्होंने की हुई है। सब ने अपने अपने अमाल का जवाब देना है। अगर कोई वजीर करप्शन करेगा वो भी जवाब देगा, कोई पीटीआई का करेगा वो भी जवाब देगा, नून का करेगा वो भी। हमारी वो वाहिद पार्टी है जो सब पे रूल ऑफ लॉ करती है, अप्लाई करती है। तो ये वाजे कर दूं कि हम आपकी ऐसी डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला करने को तैयार हैं, और जिन किराए के टटुओं से आप ऐसी बातें करवाते हैं, कोशिश किया करें, साथ कुछ सबूत भी दिया करें। सबूत आपने क्या देने हैं? आप वो जाली डीड, कैलबरी क्वीन, वो तमाम चीजें भी अब आपकी जो हैं वो कौम के सामने आ चुकी हैं। आप प्लास्टिक के बने हुए खोखले लोग हैं, आपके पल्ले सवाए झूठ के और कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताता चलूं, कौम के लिए बड़ी अहम है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अल्लाह का शुक्र है अब उठ रही है। ये हेल्थ कार्ड में आपको समझाता चलूं, गांव के लोगों को भी समझाता चलूं। आपने देखा वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं।